हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियोस में बात कर रहे थे अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग को हमने कई तरीके से देखा। हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी की, हमने अकाउंटिंग के फंक्शंस भी पढ़े, ऑब्जेक्टिव भी पढ़े, बुक कीपिंग के बारे में भी बात की, लिमिटेशंस की उसकी बात की, अकाउंटेंसी से उसका अंतर भी सीखा। स्टूडेंट्स, मैं अपनी पहली वीडियोस में ये आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारा जितना भी अकाउंट है, आप चाहे किसी भी लेवल तक पढ़ो, चाहे आप सीए में पहुँच जाओ, चाहे उससे भी आगे की पढ़ाई करो, जो थियोरेटिकल कंसेप्ट हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं, वो तो वही रहेंगे। मतलब अगर आप उन कंसेप्ट को यहीं पर सीख लोगे तो आपको अकाउंट्स रटना नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कॉमर्स मंत्र बाय योगेंद्र सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिस तरह से आप इस चैनल को प्यार दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। थियोरेटिकल ही है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये वीडियोस अगले 1-2 पार्ट जो आने वाले हैं इसके, वो बहुत खास भी होने वाले हैं, क्योंकि अकाउंटिंग टर्म्स को लोग पढ़ लेते हैं, उनको याद भी कर लेते हैं, क्योंकि ये कुछ मार्क्स का स्पेशली आता है एग्ज़ाम में। 3 मार्क का आ जाए, चाहे और 1-8 नंबर का छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आता है, लेकिन हमें वो याद होता है। हम अगर इसको याद करने के बजाय समझ लें तो ये यकीन मानना कि हमारे लिए अकाउंट थोड़ा सा आसान हो जाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होती है तो मैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी इसकी बात कर चुका हूं। दोस्तों, मैंने इसको बहुत डिटेल में वहां पर समझाया है, लेकिन आज अगर आपको एग्जाम में आ ही जाए लिखने के लिए, ट्रांजैक्शन को लिखिए, तब आप कैसे लिखेंगे? तो वो टेक्निकल वर्ड्स भी मैं आपको इसमें दे रहा हूं समझाने के साथ साथ। यहां पर मैंने लिखा है ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर आप एक एक शब्द को ध्यान से पकड़ेंगे तो आपको खुद ब खुद चीजें समझ में आएंगी। जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, यानी कि ऐसे इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हम उन्हीं की बात करेंगे। तो ट्रांजैक्शन मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का कोई माल परचेज किया, तो एक क्वेश्चन आएगा कितने रुपए का परचेज किया? 1 लाख रुपीज का। इसका मतलब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो है, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ट्रांजैक्शन की कंडीशन को पूरा करती है। तो ट्रांजैक्शन मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब बात, मैंने एक एग्जांपल आपको पहली वीडियोस में दिया था, रिपीट कर देता हूं। आप लोग जब आपका कोई एम्प्लॉय, मान लीजिए उसी एग्जांपल को वापस रिपीट करता हूं। आपका कोई एम्प्लॉय अगर किसी दिन अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहा है, कारण चाहे जो भी हो, चाहे वो बीमार है, चाहे वो घर से झगड़ा करके आया है, लेकिन वो अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहा है, तो फ्रेंड्स, क्या आप उसके एफिशिएंसी से काम ना कर पाने को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो? द आंसर इज नो। जबकि ये एक इवेंट तो है, घटना तो घट गई है, हमारे बिजनेस को प्रभावित तो ये कर रही है, इट इज रियली अफेक्टिंग अवर बिजनेस, बट वी कांट रिकॉर्ड इट। इसका मतलब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन की कंडीशन को पूरा नहीं कर रही है, हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब बात करते हैं, ट्रांजैक्शन भी 2 कैटेगरी में मैं बांट सकता हूं। पहला, एक होती है इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक होती है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ये इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? दोस्तों, इंटरनल ट्रांजैक्शन वह ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस की जिसमें कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। मतलब यहां पर बिजनेस अपने आप में ही एक इवेंट को रिकॉर्ड करता है,
इसमें कोई सेकंड पार्टी को वो इन्वॉल्व नहीं करता है। स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा है इंटरनल ट्रांजैक्शंस और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इंटरनल ट्रांजैक्शन का एक और नाम भी है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने लिखा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, मतलब जब हमने मशीन खरीदी होगी या जब हमने बिल्डिंग खरीदी होगी तब तो जिससे खरीदी वो भी इन्वॉल्व था, मतलब सेकंड पार्टी इन्वॉल्व थी। लेकिन अभी तो सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी जब हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कैसे इन्वॉल्व नहीं होगी? हमने मान लीजिए वो 1 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी, 1 करोड़ रुपीज, और 1 साल में उस पर हमने 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया। अभी उसकी वैल्यू कम हो गई, 90 लाख रुपीस की रह गई। लेकिन क्या हम इस ट्रांजैक्शन को किसी और बाहरी व्यक्ति के साथ कर रहे होते हैं? द आंसर इज नो। हमारी एसेट की वैल्यू कम हो गई, हम इस एसेट की वैल्यू में कमी को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन किसी के साथ, किसी दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ऐसी ट्रांजैक्शंस को जिसमें सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है उसको हम कह देते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। स्टूडेंट्स, जब मैं बात करता हूं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन की, अच्छा समझकर पढ़ने का बस यही फायदा है कि आप एक चीज को डिफाइन करते हो और उसके साथ चीजें लगी हुई जो है लिंक है वो ऑटोमेटिक समझ में आएगी। जैसे अगर मैं इंटरनल ट्रांजैक्शन को आपको समझाने में सफल रहा तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस आपको खुद समझ में आ जाएंगी। क्या होंगी? कई बच्चे बोल रहे हैं वीडियो को देखते हुए, यस सर, जिनमें सेकंड पार्टी इन्वॉल्व हो ऐसी ट्रांजैक्शंस हमारी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। इन्हें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्या लिखा है मैंने? फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर एक्स। मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है या राम है, मोहन है, सोहन, कोई भी, किसी को आपने माल बेच दिया। यू सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब उधार माल बेच दिया है। सपोज करिए 50 लाख रुपीस का आपने एक ट्रांजैक्शन किया, 50 लाख रुपीस का उसको माल बेच दिया। तो ये जो 50 लाख रुपीस का माल बेचा किसी दूसरे पार्टी को बेचा, इसका मतलब आपकी इस ट्रांजैक्शन में कोई और भी इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कह रहे हैं। कितने का माल बेचा? 50 लाख रुपीस का, इसीलिए ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो इस तरह से आप लिंक कर पा रहे हैं। ट्रांजैक्शन मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है मतलब पैसा इन्वॉल्व है। एक्सटर्नल है क्योंकि दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है। देखो कितने आसान तरीके से आपने समझ लिया। आई थिंक आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, एक बेसिक टर्म है कैपिटल, बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन क्योंकि इस कैपिटल के बिना तो कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। कैपिटल ही नहीं होगी बिजनेस में तो बिजनेस कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, कैपिटल को कैसे डिफाइन करेंगे? कैपिटल होती क्या है? अब यहां पर दिक्कत यह है, हम जानते तो हैं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी डिफाइन करने में दिक्कत है। तो आसान शब्दों में बताता हूं। मैंने लिखा हुआ है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एंटरप्राइज बाय द ओनर्स। कैपिटल वह अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया जाता है एंटरप्राइज में, यानी कि आपके बिजनेस में, लेकिन किसके द्वारा? जो मेन पॉइंट है इसका वो ये है कि ये ओनर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा। जब हमारा बिजनेस चल रहा होता है, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे बिजनेस में, लेकिन अगर वो मालिक के रूप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब हम उसे कैपिटल कहेंगे। मान लीजिए मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। सपोज करिए, मैंने तो पहले यहां जो एग्जांपल लिखा है वो लिखा है प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, मतलब प्रोप्राइटरशिप के केस में। प्रोप्राइटरशिप मैंने समझा रखा है बच्चों, एक अकेला व्यक्ति जब बिजनेस करता है। आई होप आपको याद आ गया होगा। तो प्रोप्राइटर यानी कि वह अकेला व्यक्ति, जब हम प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे होते हैं तो वो मालिक होता है, और मालिक अगर वो है
तो इसका मतलब ये है कि उसके द्वारा पैसा इन्वेस्ट जो भी किया जाएगा उसे हम कैपिटल कहेंगे। अमाउंट जो भी इन्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि कैपिटल केवल इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं इन्वेस्ट की जाती है, ये गुड्स के रूप में भी हो सकती है, ये और एसेट के रूप में भी हो सकती है। सपोज करिए मिस्टर एक्स एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख रुपीज उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, क्या कहलाएगा? कैपिटल ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मालिक है बिजनेस के। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना, अगर उनके पास सपोज करिए एक 1 लाख रुपीज का कोई फर्नीचर पड़ा है और वो बिजनेस के काम का है, उन्होंने वो भी बिजनेस को ही दे दिया, तो हम ये कहेंगे मिस्टर एक्स कंट्रीब्यूटेड 5 लाख रुपीज इन कैश एज कैपिटल एंड 1 लाख रुपीज कंट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ फर्नीचर। ओके, तो भाई हम किसी एसेट के रूप में भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मतलब कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, इन्वेस्ट करने वाला मालिक होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा और कोई एग्जांपल दो जहां पर वो मालिक ना हो। यस, देता हूं। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया और उनके एक दोस्त है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई से उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो 5 ही लाख रुपए हैं और मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे 5 लाख रुपए की और जरूरत है, कैसे करूं? मिस्टर वाई ने कहा अरे दोस्ती की बात है, ये लो मेरी तरफ से आपको ये लोन है, लोन। तो पैसा तो यहां मिस्टर वाई ने भी इन्वेस्ट किया, लेकिन मिस्टर वाई का पैसा कैपिटल नहीं है। वो एक फंड प्रोवाइडर तो हैं लेकिन मालिक नहीं है। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो नई चीजें आप सोच पाएंगे। और अगर आपने मेरा सबसे पहला वीडियो सुना होगा, नहीं सुना है तो उसे जरूर सुनना, द बेस्ट वे ऑफ स्टडी, मैं उसमें आपको लिंक डाल दूंगा आज की इस वीडियो में, आप लोग उसे सुनना। मैंने उसमें बताया है कि अगर आपके अंदर सोचने की शक्ति होगी तभी आप सबसे ऊपर जाएंगे, रटने की शक्ति होगी तो करोड़ों लोग रटते हैं। यू नीड समथिंग डिफरेंट। मेरे चैनल का तो मूल मंत्र भी यही है, मैं तो कहता हूं यू गेन समथिंग डिफरेंट। तो बच्चों, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है किसी और के द्वारा किया हुआ, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करने वाला व्यक्ति ओनर होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। अगर वो मालिक नहीं है तो फिर वो फंड प्रोवाइडर तो होगा, लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल नहीं कहेंगे। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही है। इसके बाद में एक शब्द है ड्राइंग। ये ड्राइंग भी बहुत परेशान करता है, लेकिन अगर आपको कैपिटल समझ में आ गया होगा तो ड्राइंग ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ड्राइंग्स की क्या डेफिनेशन है? ड्राइंग्स मैंने यहां पर लिखा है, इट इज द अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो मेन पॉइंट पकड़ना। पहली बात, अमाउंट विदड्रॉन यानी कि उसने कुछ रुपए निकाल लिए बिजनेस से, ले लिए। निकाल लिए का मतलब ये चोरी करना नहीं है। इट इज द अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन, या उसने कुछ गुड्स ले लिए हैं बिजनेस से, गुड्स टेकन बाय द ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑनर ने लिए होने चाहिए वो, यानी कि ऑनर अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ सामान निकाल लेता है या कुछ पैसे निकाल लेता है तो वो ड्राइंग्स कहलाती हैं। आपके आसपास का अगर मैं कोई एग्जांपल लूं तो कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है। अब दुकानदार अपने घर में किराने वाला, ग्रोसरी आइटम्स की मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोसरी आइटम्स। पल्सेस चाहिए उसे घर के लिए। उसने वो सारी मूंग दाल बेचता है, मसूर, सारी दालें बेचता है। अब घर के लिए उसको चाहिए तो क्या वो बाहर से खरीद के लाएगा पहले अपने लिए? नहीं, अपनी दुकान में से निकाल के ले जाएगा। तो जो माल वो बेचता है उसी को अपने पर्सनल प्रयोग के लिए निकाल के ले गया। यही तो ड्राइंग है। मान लीजिए उसे अपने बच्चे की फीस देनी है तो कैसे करेगा? दुकान के कैश बॉक्स में से
वो निकालेगा, उसकी एंट्री कर देगा कि मैंने अपने खर्चे के लिए इतने पैसे लिए। यही तो ड्राइंग है, यही मैंने यहां लिख भी रखा है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है, पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर हम पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट बना रहे हैं तो वहां पर ऑनर कौन होता है? वहां पर ऑनर होता है पार्टनर, रियल ऑनर तो वही है जी। तो ये जो पार्टनर हैं, अगर इन्होंने अपने प्रयोग के लिए, व्यक्तिगत पर्सनल यूज के लिए कोई निकाल लिया उन्होंने गुड्स या कुछ रुपए ले लिए, तो ये हम क्या क्या कहेंगे इसे? ऑफ कोर्स ये ड्राइंग्स होंगी। अगर आप इसको इस तरीके से समझते हो, अगर आप इस तरीके से सोच पा रहे हो, तो इसका बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ड्राइंग और कैपिटल का अपना एक कनेक्शन है। दोनों में खास बात क्या है? ऑनर। ऑनर महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। और बात करते हैं अब एसेट्स की। ये एसेट्स क्या होती हैं? तो जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट को अगर हम आसान तरीके से समझना चाहें, मैंने बहुत आसानी से यहाँ कुछ लाइन लिखी हैं। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। पहली घटना इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, मतलब हमें फ्यूचर में लाभ देने वाली चीज़ें होती हैं ये, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनका हमें फ्यूचर में लाभ मिलेगा, प्रॉफिट होगा जिनसे हमें, वो सब हमारी एसेट है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं ऑफ द बिजनेस। दे आर द प्रॉपर्टीज owned by the बिजनेस। ये प्रॉपर्टीज हैं जो बिजनेस के द्वारा अपने अधिकार में ले ली गई हैं, चाहे खरीद करके ली हैं, चाहे उन्होंने बनवाई हैं। ये एसेट, मान लीजिए एक मशीन की मैं बात करूं, मशीन खरीदी भी जा सकती है और अपने हिसाब से बनवाई भी जा सकती है, तो एसेट होगी हमारी। अब ये एसेट क्यों होगी? इकोनॉमिक रिसोर्स कैसे होगी? मान लीजिए आपने एक करोड़ रुपए की मशीन खरीद ली, ये कैसे हो गई आपकी एसेट? इस डेफिनेशन में फिट करके बताता हूं। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ये हमारी इकोनॉमिक रिसोर्स कैसे? वो मशीन अगर हमारे पास है तो हम उससे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करेंगे, फिर माल बना करके बेचेंगे। इसका मतलब हम उससे प्रॉफिट इन फ्यूचर कमा पाएंगे, यानी कि वो हमारी इकोनॉमिक रिसोर्स है, इसीलिए एसेट है। आगे मैंने लिखा दीज में बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। हमारी एसेट को हम दो कैटेगरी में बांट के देख सकते हैं स्टूडेंट्स, या तो टेंजिबल या इनटेंजिबल होंगी। अब टेंजिबल और इनटेंजिबल जब आप नेक्स्ट लेवल्स पर पढ़ेंगे वहाँ और डिटेल में ये चीज़ आएगी, लेकिन मैं चूँकि अपनी आदत के अनुसार डिटेल करता ही हूँ तो थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूँ। टेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट होती हैं विच कैन बी टच्ड, जिनको हम छू सकते हैं, विच कैन बी सीन, जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी एसेट क्या होती है? टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल क्या होती हैं? तो अगर मैं इसको ऐसी आपके लेवल के हिसाब से ही बताऊं, 11th 12th के लेवल के हिसाब से बताऊं, तो क्या होती है ये? विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड, जो ना छुई जा सकती है ना देखी जा सकती है। अगर मैं इसे अब एक रिफाइंड वे में आपको बताऊं तो इंटेंजिबल एसेट्स आर जस्ट आवर राइट्स, हमारे अधिकार होते हैं। हम अपने अधिकारों को इंटेंजिबल एसेट के रूप में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गवर्नमेंट से किसी प्रोडक्ट को बनाने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया, ये लाइसेंस क्या है? अधिकार है। आपने 1 करोड़ रुपए में ये मान लीजिए प्राप्त किया। अब इस लाइसेंस के बल पर आप माल बना सकते हैं, बेच सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको अलाउ हो गया। लेकिन अगर आप चाहें तो इस लाइसेंस को सेल भी तो कर सकते हैं। सपोज करिए आपका तो बनाने का मन नहीं है, तो आप इस लाइसेंस को सेल कर दीजिए। हाँ, एसेट्स ही तो सेल हो सकती हैं। ओके, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए हैं। तो टेंजिबल इंटेंजिबल दो तरह की एसेट हमारी होती हैं। इसके बाद में हम लाइबिलिटीज की बात करते हैं। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? तो लाइबिलिटीज मीन्स द अमाउंट पेएबल बाय द एंटरप्राइज। मतलब यह है कि जो अमाउंट एंटरप्राइज को, आपके बिजनेस को या उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं
पे करना है, पेएबल है उसके द्वारा इन फ्यूचर, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। इट मे बी डिवाइडेड और इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ये लाइबिलिटीज 2 कैटेगरी में डिवाइड की जा सकती हैं। एक तो इंटरनल लाइबिलिटीज होती हैं, एक एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं। मान लीजिए आपने 2 करोड़ रुपए का एक कोई बिल्डिंग खरीदी और अभी उसके पैसे दिए नहीं हैं, तो आपको ये फ्यूचर में देने तो हैं। आपने मान लीजिए बिक्री के लिए, सेल करने के लिए कुछ माल परचेज किया, आपने उसके पैसे भी दिए नहीं, देने तो हैं इन फ्यूचर। ये सब हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। मान लीजिए अभी मेरे एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि आपके दोस्त से आपने 5 लाख रुपए उधार लिए, तो वापस देने भी तो हैं, इन फ्यूचर देने हैं ना, लाइबिलिटीज़ हैं हमारी। अब यहां जब मैंने कहा इट मे बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, तो भाई इंटरनल तो बड़ी छोटी सी बात है कि जो ऑनर्स के लिए लाइबिलिटी होती है बिजनेस की। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया था हमारे एग्जाम्पल में, तो मिस्टर एक्स का जो बिजनेस है, मिस्टर एक्स ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस को 5 लाख रुपए लगाकर स्टार्ट किया, लेकिन ये बिजनेस की लाइबिलिटी भी है कि वो इसका पैसा आपको वापस करेगा। इन फ्यूचर वो इसका पैसा आपको वापस करेंगे। आपने जो 5 लाख रुपए लगाए, ऐसा नहीं है बिजनेस को दान कर दिया है आपने, आप इस पैसे को वापस लेंगे। बिजनेस से यह आपका अधिकार है और बिजनेस की लाइबिलिटी है। ओके, जब मैं जर्नल एंट्री आपको पढ़ाऊंगा तब इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, इसे ध्यान से समझना। ओके, तो अगर किसी वजह से ऑनर के लिए कुछ पेमेंट करना है बिजनेस को, बिजनेस की लाइबिलिटी ऑनर के लिए है, तो उसे हम इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। और अदर देन ऑनर जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए जो पेमेंट होगा वो हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होगा। सीधी सी बात है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ऑनर्स को दिए जाने वाला फ्यूचर पेमेंट इंटरनल लाइबिलिटी, और ऑनर्स को छोड़कर बाकी किसी को भी दिए जाने वाला पेमेंट क्या है, फ्यूचर पेमेंट क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। अब मैं इसे एक और बेस पर अगर कैटेगराइज करना चाहूं तो लाइबिलिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला, नॉन करंट लाइबिलिटीज। हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, और दूसरा है करंट लाइबिलिटीज। ये करंट लाइबिलिटी क्या होती है, इसको मुझे देखना और सीखना है। तो बच्चों, ये एक ऐसी चीज है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। मैं इसे एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा, आपको कभी दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं नॉन करंट लाइबिलिटी की बात करता हूं, और जो यहां लिखा है पहले मैं केवल उसको पढ़ता हूं जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। यहां मैंने लिखा है नॉन करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेएबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर। मतलब 1 साल से ज्यादा समय में अगर हमें वो पेमेंट करनी हो, मतलब 1 साल तक हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। मुझे मिस्टर एक्स के 10 लाख रुपए देने हैं, लेकिन 1 साल के बाद देने हैं, तो इसका मतलब ये नॉन करंट हो सकती है। लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, अभी इसमें कुछ और चीज जोड़ने वाला हूं। डेफिनेशन को पूरा करता हूं। आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर, ये ईयर कहां से काउंट होगा, तो ये कहते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। आपके अकाउंटिंग पीरियड से ये 1 ईयर काउंट होगा। मतलब ये है कि आज अगर मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए और मैंने कहा कि भाई मैं आपके 1 साल में दे दूंगा या 1 साल के ठीक बाद दे दूंगा, तो मेरे अकाउंटिंग पीरियड की भी बात नहीं हुई। अकाउंटिंग पीरियड के एंड से, मेरा अकाउंटिंग पीरियड मान लीजिए 31 मार्च, 31 मार्च को एंड होता है, तो आने वाला 31 मार्च होगा, उससे 1 साल के भी अगर मैं बात दूंगा, तब मैं कहूंगा कि ये मेरा नॉन करंट है। मेरी बात समझ गए? अकाउंटिंग, ये लिखा ना फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जिस अकाउंटिंग पीरियड में मैं हूं
उस अकाउंटिंग पीरियड भी अभी आप उतना नहीं समझते होगे, 11th में आए हो अभी आप, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करिए, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल यहाँ देता हूँ कि सपोज करिए आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है, 1 साल हो गया। ये मान लीजिए आपका अकाउंटिंग पीरियड है। आपने आज जो भी डेट है, मई मान लीजिए, मई तो चल ही रहा है, जून चल रहा है, जून 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। तो जून 2020 में किससे 10 लाख रुपए लिए। अब ये 10 लाख रुपए आपको कब देने, अगर सपोज करिए आज से 1 साल बाद देने, तो ये 1 साल अगले जून में आ जाएगा, यानी कि जून 21 में आ जाएगा। मेरा अकाउंटिंग पीरियड कब एंड होगा, मेरे एग्जाम्पल में 31 मार्च 21 में एंड हो जाएगा। इसका मतलब 2-3 महीने बाद ही मुझे पेमेंट करना है। यहां क्या लिखा है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड से 1 साल के बाद अगर मुझे पेमेंट करना हो, तब मैं उसे कहूंगा कि ये मेरा नॉन करंट लायबिलिटी है। आई थिंक मेरी बात समझ गए। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है डिवेंचर्स। स्टूडेंट्स, ये जो डिवेंचर होते हैं ना, ये नॉर्मली 2-4-6 महीने के लिए इशू नहीं किए जाते हैं। डिवेंचर में जब पैसा हम लेते हैं तो ये 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस तरह से हम लंबे समय के लिए इनको इशू करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ आपको डिवेंचर का एग्जाम्पल दिया है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ करंट लायबिलिटी की। तो करंट लायबिलिटीज क्या होंगी, आपने अगर मेरी बात अब तक की ध्यान से सुन ली होगी तो ये भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। कैसे, करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेएबल विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो भाई जो अकाउंटिंग पीरियड के 12 मंथ, करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेएबल विद इन 12 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड से 12 महीने के अंदर अंदर। जैसे मान लीजिए मैंने अभी लोन लिया था अपने एग्जाम्पल में पीछे, तो यहां पर क्या था, मैंने अभी जून 2020 में लोन लिया और मुझे जून 21 में ये लोन वापस करना है। अकाउंटिंग पीरियड का एंड मेरे एग्जाम्पल में कहां हो रहा था, 31 मार्च को। तो 31 मार्च 21 के बाद कितने महीने बचे, 2-3 महीने की बात हो गई, अप्रैल, मई और जून। इसका मतलब ये तो 12 महीने के अंदर ही अंदर पेमेंट होगा। इसका मतलब सीधा सा है कि ये क्या है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके एग्जाम्पल में मैंने लिखा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स। मैं हल्का सा टच करता हूं बस, क्योंकि कभी बिल्स पेबल जब मैं इस टॉपिक पर बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, डेफिनेटली आपके सिलेबस में चैप्टर है। एक एक्ट होता है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो वहां पहुंचकर मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा। वहां चेक्स भी पढ़ेंगे, वहां बिल भी पढ़ेंगे, बिल क्या होते हैं, बिल कैसे लिखे जाते हैं, प्रॉमिसरी नोट क्या होते हैं, थोड़ा सा वहां पर सब चीज़ें टच करेंगे। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी न्यूमेरिकल तो है ही है। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्रेडिटर्स की। तो जो हमारे सप्लायर होते हैं, जिनसे हम माल खरीदते हैं, बेचने के लिए माल खरीदते हैं, वो जो हमें माल देते हैं, ये क्या है, उनको हमने अगर पेमेंट कर दिया, तुरंत कैश में पेमेंट कर दिया, फिर तो समस्या ही खत्म हो गई। लेकिन अगर हमने तुरंत पेमेंट नहीं किया है, इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे, तो इसका मतलब उधारी हो गई, और ये लोग हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं। इन पर अगर हम बिल लिख दें, सिंपल क्रेडिटर ना होकर, तो ये बिल्स पेएबल हो जाते हैं। इसकी डिटेल तो जब हम टॉपिक में आएंगे विशेष तभी करेंगे। लेकिन यहां तो मेरा मकसद केवल आउटलाइन देकर आपको यह समझाना है कि इन चीज़ों को रटना नहीं, आप इनके मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके समझिए, आपको अकाउंट पढ़ने में आसानी होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट में आज अकाउंट की बात करते हैं। तो अकाउंट को जब मैं डिफाइन करूं, तो इसमें है इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस। अकाउंट क्या है, एक रिकॉर्ड है, ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड है अंडर ए पर्टिकुलर हेड। एक पर्टिकुलर हेड में इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। से अब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सैलरी है, मान लीजिए हमने 10 लोगों की सैलरी दी, मान लीजिए हमने राम की, मोहन की, सोहन की, सबको ये सैलरी पर हमारे यहाँ काम करते हैं। तो जितनी भी सैलरी हमारी बटेगी, जितनी भी सैलरी जाएगी, वो सब एक सैलरी के हेड में इकट्ठी, हम सारी ट्रांजैक्शन को इकट्ठा कर लेंगे, तो हमें इकट्ठा एक लाइन में पता चल जाएगा इतनी सैलरी हमारी इस साल हमने बांट दी है, इतना हमारा सैलरी पर एक्सपेंस हुआ है। यही तो है अकाउंट।
मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लें, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मैंने लिया है, टेलीफोन एक्सपेंस मैंने लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। तो आपके पूरे साल में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस हुए होंगे, जितने भी टेलीफोन के एक्सपेंस हुए होंगे, आप टेलीफोन एक्सपेंसेस को सारे के सारों को टेलीफोन एक्सपेंस के नाम से एक हेड बनाओगे, अकाउंट बनाओगे और उसमें सारे के सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये अकाउंट भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग चाहो तो याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद करोगे तो वही आपकी लिमिट बन जाएगी। लेकिन अगर आपने इनको इतना डिटेल करके समझ लिया तो जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होगी आपको, वहाँ वहाँ आपके बहुत काम आएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने का ये तरीका, डिटेल करने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका बढ़िया लगता है, डिफरेंट लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके और दोस्तों के भी काम का है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए, बहुत सारी डिटेल जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।